अध्यक्ष महोदय के अनुमति से मैं अपने अगले विद्वान को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जो मुझे इनका शॉर्ट सीवी मिला था उसमें लिखा हुआ है इमर्जिंग फिलोसोफर, बट आई डू एक्सेप्ट हिम एज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिलोसफी, बोथ ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, स्पेशली now is so Professor Ambika Datta Sharma is an eminent scholar of Indian philosophy, and he obtained his master's degree in 1985 and Doctor of Philosophy in 1988 in philosophy from Banaras Hindu University. ये इन्हीं का विभाग है। और he earned also the degree of Bauddha Darshanacharya in 1993 from Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi. He is well-versed a scholar of Indian philosophy, Buddhism, Buddhist logic and epistemology, philosophy of language. He has published many research papers. की बात करें तो तमाम ग्रंथों का प्रणयन इन्होंने किया है। बौद्ध प्रमाण दर्शन 2007-16. He has received special attention for meta-epistemological inquiry in the field of Indian epistemology. Another anthology entitled Bharatiyata ke Samasik Arth Sandarbh in 2015 has also received a wide review and readership in respect of authentic emancipation of cultural self. For the identification of the post-independence era of Indian philosophy, he has edited Samekit Darshan Vimarsh in 2005, Samekit Advait Vimarsh in 2005, Bharatiya Darshan ke 50 Varsh 2006, Samekit Paschatya Darshan Samiksha in 2012, In Defense of Metaphysics 2008, Vedanta Darshan ki Ayam 2013, and Yashdev Shalya Samagra in 2007 in 4 volume. I think that for this what you have done in 2008, 2017, Yashdev Shalya Samagra, he has received Pranavanand Darshan Puraskar for that only, sir, as I know, in 2019 in Darshan Parishad. He has translated and edited very rare text into Hindi, that is Fani Bhushan Darg Vagish Nyay Darshanam 2014 and Jayashri Bhatta's Tattva Paplav Singha in 2015. And now he has been the recipient of national awards like UGC Research Award. अब बहुत ज्यादा कहने लगूंगी तो शायद हो जाएगा। नरेश मेहता समिति वांग्मय सम्मान etc. And now I would like to invite Professor Ambika Datta Sharma for his scholarly speech for all of us students. Sir, most welcome. इदमंधन तमम कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दा हयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन एवं धर्म विभाग की महान आचार्य परंपरा के प्रति अपनी प्रणति निवेदन करते हुए उसी परंपरा का उत्तराधिकारी भाव से संचालन कर रहे प्रोफेसर आनंद मिश्र जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति के समय में इस विभाग में एक ऐसा ही बड़ा सेमिनार अद्वैत वेदांत और बुद्धिज्म पर हुआ था। हम लोग उस सेमिनार की प्रोसीडिंग्स अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा करते थे, तो लगता था कि कितने बड़े बड़े विद्वान आए होंगे, कितना अच्छा सेमिनार रहा होगा। हम लोगों ने उस सेमिनार को तो नहीं देखा, लेकिन आनंद जी के सौजन्य से स्वातंत्रोत्तर भारत के अद्वैत चिंतकों पर लगभग उसी प्रकार का यह सेमिनार आनंद जी ने आयोजित किया है और इसी से प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति के द्वारा आयोजित उस सेमिनार का मुझे प्रतिस्मरण होता है। इसे देखकर हमारे व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर गोदावरी मिश्र जी और हमारे फेलो स्पीकर आचार्य धनंजय जी और ब्रिज किशोर त्रिपाठी जी और सभागार में उपस्थित
बहुत इस देश के मूर्धन्य विद्वान और बड़े सौभाग्यशाली छात्र और छात्राएं जिन्हें इस विभाग में पढ़ने का, इस विभाग की परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला है। मैं आप सभी लोगों के प्रति एक तरह से आपका अभिवादन करता हूं। इसलिए अभिवादन करता हूं कि एक समय ऐसा था कि हम भी आप ही की तरह यहाँ पढ़ा करते थे और आज अपने ही घर में यहाँ जो कुछ पढ़ा है उसी को फिर से आपसे साझा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आज जो कुछ भी हम साझा करेंगे वो सब कुछ मैंने यहीं अर्जित किया है। इसलिए त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। मुझे रोमांच हो जाता है कि जब इस विश्वविद्यालय के इस आचार्य परंपरा को मैं सामने देखता हूं तो कभी कभी बोलने में डर लगता है कि भले ये आज तस्वीर के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन ये तस्वीर हमारी चेतना में जीवंत प्रभाव पैदा करते हैं। तो कभी कभी कुछ बोलने में मतलब इस ज्ञान परंपरा के प्रति मन में भय भी होता है। फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इनसे जो मैंने सीखा है उसमें किसी प्रकार के अप सिद्धांत का समावेश किए बिना मैं कुछ बात कहूं। मित्रों, बनारस में 18वीं 19वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत की जो सबसे प्रभावी धारा रही है, यहाँ तो धाराएं बहुत रही हैं जैसा कि धनंजय जी ने संकेत किया, लेकिन जो सबसे प्रभावी धारा रही है उसका आरंभ मनकर्णिका घाट के बगल में ललिता मठ से होता है। और ललिता मठ में रहने वाले शिव चैतन्य भारती श्रीहर्ष की परंपरा में आते हैं। और मेरा जहां काशी में पुराना घर है मीर घाट में, वहां एक त्रिपुरा भैरवी मंदिर है। तो वो त्रिपुरा भैरवी की साधना करते थे। और आप लोग जानते हैं कि श्रीहर्ष के विषय में एक किंवदंती है कि उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वो कुछ लिख नहीं पाते थे। तो किसी बनारस के वैद्य ने बताया कि तुम्हारी बुद्धि को जब थोड़ा मंद किया जाएगा तब तुम कुछ लिख पाओगे। तो एक वैद्य ने उन्हें बताया कि रात में तुम खट्टी दही का सेवन करो 1 महीने के तक, खट्टी दही का सेवन करो 1 महीने तक, तो तुम्हारी बुद्धि जो है वो थोड़ी मंद हो जाएगी। तो उन्होंने रात 1 महीने तक खट्टी दही का सेवन किया त्रिपुरा भैरवी की साधना करते हुए। तो जब उनकी बुद्धि मंद हुई तो उन्होंने ग्रंथ लिखा खंडन खंड खाद्यम। आप समझिए कि अगर उनकी बुद्धि तीव्र होती और अगर वो लिखने लायक होते तब वो कैसा ग्रंथ लिखे होते। तो वस्तुतः श्रीहर्ष की परंपरा को जो ललिता मठ के शिव चैतन्य भारती ने जो आगे बढ़ाया, तो शिव चैतन्य भारती ने उस पर एक शारदा टीका लिखी जो परम आदरणीय सुधांशु शेखर शास्त्री जी के द्वारा पहले तो प्रकाश में नहीं आई थी, लेकिन 5-6 साल पहले या 10 साल पहले उसका दक्षिणामूर्ति मठ से प्रकाशन हो गया है। तो शारदा टीका में मैं ये बात, शारदा टीका का मैंने उतना अध्ययन नहीं किया है, लेकिन सुधांशु गुरु जी से मेरा बहुत संपर्क था, पारिवारिक संपर्क था। और उनके बड़े भाई भारती जी जो अपनी श्रीमती जी को माता जी कहते थे, वो सन्यासी थे, माता जी कहते थे, दुर्गा कहते थे। तो सुधांशु जी से हमने पूछा कि गुरु जी बताइए कि इसका प्रतिपाद्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो, शारदा टीका का पर्यवसान, उसका जो कल्मिनेशन होता है वो अनिर्वचनीयता सर्वस्वम में होता है। मतलब लॉजिक ऑफ इनडिटर्मिनेसी में। अब लॉजिक ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है वह किस तरीके से अद्वैत की एक एपिस्टेमोलॉजी या अद्वैत की कोई एक एपिस्टेमोलॉजी बन सकती है, उस ग्रंथ में टीका करने के बाद ये समस्या उनके सामने आई कि अनिर्वचनीयता के तर्कशास्त्र का पर्यवसान अद्वैत में होता है। तो ये जो अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन था वो एक तरह से भारतीय परंपरा के समस्त अद्वैती जो धाराएं थी
उनके लिए ये एक सर्वग्रासी पूर्व पक्ष था कि सारे अद्वैत की जो धाराएं हैं वो अपनी अपनी मेथोडोलॉजी और अपनी अपनी एपिस्टेमोलॉजी से अपनी बात को सिद्ध करते हैं, लेकिन अनिर्वचनीयता सर्वस्वम, लॉजिक ऑफ इनडिटर्मिनेसी को यदि हम स्थापित करते हैं तो ये सब के लिए एक बड़ी भारी चुनौती बन गई। और स्वयं शिव चैतन्य भारती के लिए भी एक चुनौती बनी कि यदि अनिर्वचनीयता सर्वस्वम के माध्यम से ही हम एक अद्वैत की ज्ञान मीमांसा की ओर बढ़ सकते हैं, तब प्रश्न उठता है कि अद्वैत के दावा करने वाले जो बहुविध धाराएं हैं, और देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस दर्शन धर्म विभाग की कितनी खूबसूरत परंपरा रही है। यहां शांकर वेदांत की भी धारा रही, यहां शिवाद्वैतवाद की भी धारा रही, मूर्धन्य आचार्य यहां पैदा हुए कमलाकर जी, यहां शब्दाद्वैत की भी धारा रही जिसके वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं प्रोफेसर डी.एन. तिवारी जी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ भर्तृहरिज फिलॉसफी, और मूर्ति साहब बौद्ध परंपरा का जो अद्वैतवाद है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, रमाकांत त्रिपाठी जी शंकर वेदांत की धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां भी अद्वैत की विभिन्न धाराओं का संगम रहा है, और यहाँ के आचार्यों के द्वारा कोई ना कोई ऐसा ग्रंथ लिखा गया है जिसमें अद्वैत की एक विशेष धारा को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचाया गया है। ये इस विभाग की खूबसूरती है। तो शिव चैतन्य भारती के समक्ष ये प्रश्न उठा कि जब बहुविध धाराएं अद्वैतवाद की और अद्वैतवाद की इस भारत भूमि पर विकसित हुई हैं, तो उनमें सबसे उत्कृष्ट प्रकार का सबसे अच्छा अद्वैतवादी कौन कहा जाए। और इस समस्या को सामने रखकर उन्होंने फिर एक ग्रंथ लिखा, दर्शन सर्वस्वम। और दर्शन सर्वस्वम ग्रंथ में उन्होंने अद्वैत और अद्वैतवाद की विभिन्न धाराओं पर एक एक अध्याय लिख के उनका खंडन करते हुए अंत में अनिर्वचनीयता मूलक शांकर अद्वैतवाद को उन्होंने प्रतिष्ठित किया और कहा कि यही परिनिष्ठित अद्वैत है। इससे पहले अगर आप देखें तो इसकी पृष्ठभूमि में आपको मध्वाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह में आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां भी चार्वाक से लेके अद्वैत वेदांत की एक हायरार्की स्थापित करते हैं, और सबसे निम्नतम बिंदु पर चार्वाक दर्शन को रखते हैं और क्रम से अन्य दर्शनों को रखते हुए सबसे परात्पर स्थिति में वो अद्वैत वेदांत को रखते हैं। इसी प्रकार का अप्रोच आपको मधुसूदन सरस्वती में भी दिखाई पड़ेगा। ईश्वर प्रतिपत्ति प्रकाश और वेदांत कल्प लतिका, इन दो ग्रंथों में जहां वो पूरे भारतीय दर्शनों की योजनाबद्धता की एक ऐसी श्रेणीबद्धता निर्मित करते हैं जिसमें वो अद्वैत वेदांत को सर्वोत्कृष्ट दर्शन के रूप में स्थापित करते हैं। ये जितना ये अप्रोच है मध्वाचार्य का, मधुसूदन सरस्वती का और 18वीं शताब्दी में शिव चैतन्य भारती के दर्शन सर्वस्वम का, इसकी आलोचना करते हुए कहा जा सकता है ये स्व संप्रदाय वासना वासित दृष्टि से किया गया ये मूल्यांकन है। ये सही अर्थों में दार्शनिक मूल्यांकन नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि भारतीय परंपरा के जो अद्वैतवाद की जो विभिन्न धाराएं हैं उनका जो प्रस्थान मूलक, उनकी जो विशेषता है, उनका जो वैशिष्ट है, उनकी जो निजता है, उसको कैसे पकड़ा जाए। बहुत ही सरल और बहुत ही संक्षेप में कहें तो जो मॉडर्न स्कॉलर्स इस प्रश्न का सामना किए हैं वो ये मानते हैं कि भारत मूलीय अद्वैतवादी प्रकार के दर्शनों में उन लोगों ने मौलिक एकता को देखा है। कुछ अध्येता ऐसे हैं जो सभी अद्वैत और अद्वैतवादी धाराओं में मौलिक एकता को देखते हैं और उनमें जो पारस्परिक सांप्रदायिक भेद दिखाई पड़ता है उसे वो एक महज ऊपरी विचलन, एक डेविएशन स्वीकार करते हैं, बहुत ज्यादा वो महत्व नहीं देते उसको।
अगर इस अप्रोच को आप देखें तो इस अप्रोच की विशेषता यह है कि इस तरह से सोचने से अद्वैतवादी प्रस्थान और उसके अंतर्गत के विभिन्न उपभेदों को समझने में हमें एक दार्शनिक दृष्टि मिल सकती है। जैसे केवलाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, निम्बार्काद्वैत, शुद्धाद्वैत, ये जो एक दर्शन की जो उपधाराएं, उनको तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उनमें एक मौलिक एकता है, लेकिन उनके जो पारस्परिक भेद है वो एक ऊपरी प्रकार का विचलन है। लेकिन अद्वैत और अद्वैतवाद की जो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, जो समानांतर धाराएं, उसको आप इस दृष्टि से नहीं समझ सकते। कुछ अध्येताओं ने ये कहा कि भारतीय परंपरा के अद्वैतवादी प्रकार के दर्शनों में प्रस्थानगत भेद और वैशिष्ट ही मौलिक है, वो मौलिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं, और उनमें दिखाई पड़ने वाली जो समानता है वही कंटीजेंटल है, वही आपातिक है। अगर आप इस अप्रोच को लेते हैं तो इसकी विशेषता यह है कि अद्वैत और अद्वैतवाद की समानांतर धाराओं को, पैरेलल स्ट्रीम्स को तो हम के साथ आप न्याय कर सकते हैं, लेकिन तब आपके सामने प्रश्न उठेगा कि यदि अद्वैतवाद के पैरेलल स्ट्रीम्स हैं तो दार्शनिक रूप से इस प्रश्न का उठना जायज हो जाएगा कि तब अद्वैतवाद के इररिड्यूसिबल लॉजिकल फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, इररिड्यूसिबल लॉजिकल फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। यह एक बहुत गंभीर और एक गहरा दार्शनिक प्रश्न उपस्थित होता है कि अद्वैत और अद्वैतवाद की जो धाराएं हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, तो हम फिलोसॉफिकली, मतलब उनके जेनेरिक नेचर को हम कितने इररिड्यूसिबल लॉजिकल फॉर्म्स में हम उनको बांट सकते हैं, ये प्रश्न बहुत गंभीरता से उठता है। और इस प्रश्न का उत्तर 20वीं 21वीं शताब्दी में प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य, प्रोफेसर कालिदास भट्टाचार्य, प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति और प्रोफेसर एके चटर्जी ने एक दूसरे का अनुगमन करते हुए इस समस्या पर बहुत ही आधारभूत दार्शनिक दृष्टि से विचार किया है। और अद्वैतवादी प्रकार के दर्शनों के 3 अनंतर भाव्य मौलिक प्रारूपों को, इररिड्यूसिबल फॉर्म्स ऑफ अद्वैत को उन्होंने खोजा है। और भारत के विश्वविद्यालयी व्यवस्था से निकले ये जो 3 और 4 दार्शनिकों का मैंने जिक्र किया, इन्होंने केवल उन मौलिक विकल्पों को उद्घाटित ही नहीं किया है, बल्कि अद्वैतवादी दर्शनों के भारतीय इतिहास पर इसे लागू करते हुए अधिकांश भारतीय परंपरा के अद्वैतवादी दर्शनों को उन 3 अनंतर भाव्य प्रारूपों में संभलता पूर्वक उनका अंतर्भाव भी किया है, रिड्यूस भी करके दिखाया है। और इस अप्रोच से हमको 20वीं 21वीं शताब्दी में वास्तव में एब्सोल्यूटिस्टिक फिलॉसफीज को हमको रिविजिट करने का एक फिलॉसफिकल अप्रोच हमें पहली बार मिला कि हम रिविजिट कैसे करेंगे। और इसकी शुरुआत जो होती है वो प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य से होती है, जब उन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स नामक लेख लिखा, और उसमें इदम प्रथमतया अद्वैतवाद के 3 वैकल्पिक प्रारूपों को, ट्रुथ सत्य, फ्रीडम स्वातंत्र, वैल्यू मूल्य, ये 3 रूपों में रेखांकित किया। ट्रुथ मॉडल ऑफ अद्वैत, फ्रीडम मॉडल ऑफ अद्वैत एंड वैल्यू मॉडल ऑफ अद्वैत, इन 3 प्रारूपों को पहली बार उन्होंने डिटेक्ट किया। आप जानते हैं कि प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य की जो राइटिंग है वो कितनी पिक्टोरियल राइटिंग होती है, उसको समझना, मतलब सूत्र शैली में वो लिखते हैं, उसके भाष्य तो डैनियल ही कर सकते हैं, हम लोगों में तो वो सामर्थ्य नहीं है। और ये जो 3 मॉडल उन्होंने दिया, ट्रूथ, फ्रीडम और वैल्यू का,
ये बहुत ही मौलिक और बहुत ही सारगर्भित है, लेकिन उनकी लेखन शैली की निज विशेषताओं के कारण उसमें एक अमूर्त प्रकार की आकारिकता दिखाई पड़ती है, एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मलिज्म उसमें दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिलॉसफिकल हमको मॉडल तो दिया, लेकिन इस फिलॉसफिकल मॉडल को अद्वैतवादी दर्शनों का जो ऐतिहासिक विकास होता है उस पर एग्जेम्पलीफाई करके उन्होंने नहीं बताया कि हम इस मॉडल को अगर इंडियन ट्रेडिशन के अद्वैत और अद्वैतवादी धाराओं पर हम इसे उदाहरित करें तो हम कैसे दिखा सकते हैं। उन्होंने केवल एक फिलॉसफिकल स्कीमा हमारे सामने प्रस्तुत किया। बाद में प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति जब वो अमलनेर में फेलो थे तो उन्हीं दिनों केसी भट्टाचार्य के उनके बहुत सारे लेक्चर सुनने को मिले, और मैं ऐसा समझता हूं कि उन दिनों अमलनेर में जिन विषयों पर फोकस करते हुए केसी भट्टाचार्य लेक्चर दे रहे थे वो संभवतः वो विषय अल्टरनेटिव स्टैंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट से ही संबंधित रहे, और इसका लाभ प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति को मिला। और वहां से आने के बाद उन्होंने केसी भट्टाचार्य के इस इंसाइट को कि हम अद्वैतवादी और अद्वैतवादी दर्शनों को हम रिविजिट कर सके, इसके लिए 1934 में उन्होंने एक नोइंग, विलिंग एंड फीलिंग एज फंक्शंस ऑफ कॉन्शसनेस नामक एक लेख लिखा। इसके अतिरिक्त दो लेख उन्होंने और लिखा, इल्यूजन एज कंफ्यूजन, और एक लेख लिखा ट्रूथ एंड नॉलेज। ये तीन लेख बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने केसी भट्टाचार्य के इस ट्रूथ, फ्रीडम और वैल्यू, ये तीन इररिड्यूसिबल फॉर्म्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्टिक फिलॉसफी को थोड़ा सा विवेचित करने का, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और मूर्ति साहब बहुत स्पष्टता के साथ यह दिखाते हैं कि अद्वैतवाद के वैकल्पिक जो त्रिविध प्रारूपों का जो वास्तव में उसका जो तात्पर्य है वह है चेतना के त्रिविध आयामों से। और चेतना के ये त्रिविध आयाम जिसको उन्होंने नोइंग, फीलिंग और विलिंग के रूप में अभिहित किया है, चेतना इन्हीं तीन वैकल्पिक आयामों के माध्यम से तीन रास्तों से अपने परमत्व, अपने एब्सोल्यूट को प्राप्त कर सकती है। और प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति इस लेख में चेतना के ज्ञानात्मक, इच्छात्मक और भावनात्मक, नोइंग, विलिंग एंड फीलिंग को विवेचित करते हुए, मतलब चेतना के परमत्व के तीनों विकल्पों का ऐतिहासिक रूप से सत्यापन भी वो करना चाहते थे। लेकिन आप टीआरबी मूर्ति के इन तीनों आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो स्वयं टीआरबी मूर्ति उलझन में दिखाई पड़ते हैं कि हम इसको इंडियन ट्रेडिशन के जो अद्वैतवादी और अद्वैतवादी धाराएं उस पर किस अद्वैतवादी दर्शन को हम नोइंग मॉडल में रखें, किसको फीलिंग मॉडल में रखें और किसको विलिंग मॉडल में रखें। इसमें वो एक असमंजस में दिखाई पड़ते हैं। ये प्रश्न बना ही रहा। लेकिन बाद में प्रोफेसर ए के चटर्जी, जो प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति के यूं तो शिष्य माने जाते थे, लेकिन उनके वो समकक्ष भी थे, उनके समकक्ष भी थे। तो इन्होंने इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया कि जो अधूरा काम टीआरबी मूर्ति के राइटिंग्स में बचा हुआ था उसको पूरा कैसे किया जाए। तो टीआरबी मूर्ति का सर जब सेंटेनरी ईयर मनाया जा रहा था तो उस सेंटेनरी ईयर में उन्होंने कीनोट एड्रेस प्रोफेसर ए के चटर्जी ने दिया और उसका टाइटल था टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म रिविजिटेड। और इस बहुत लंबे लेख में उन्होंने जो प्रश्न टीआरबी मूर्ति के द्वारा सुलझाए नहीं गए थे उनको उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया। और नोइंग, विलिंग और फीलिंग, ये तीनों इररिड्यूसिबल मॉडल को इंडियन ट्रेडिशन के अद्वैतवादी और अद्वैतवादी परंपराओं पर उन्होंने लागू करके दिखाया कि किसको हम किसमें रख सकते हैं। यहां मित्रों ध्यान में रखने की बात यह है कि केसी भट्टाचार्य और प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति दोनों ही
इस फिलोसफिकल अप्रोच का जो विश्लेषण करते हैं उसमें दिखाते हैं कि चेतना की जो आत्मनिष्ठ क्रिया है, जो सब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, उसी में ये तीनों मॉडल्स मूलित हैं, सब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ कॉन्शसनेस में। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि इसका मूल हमें इमैनुअल कांट के संकाय मनोविज्ञान फैकल्टी साइकोलॉजी में भी मिलती है, क्योंकि कांट ने भी अपने फैकल्टी साइकोलॉजी में ज्ञानात्मक चेतना, इच्छात्मक चेतना और भावनात्मक चेतना को मन के त्रिविध विभागों के रूप में देखा है। तो कहीं न कहीं से ये जो टीआरबी मूर्ति को जो ये आइडिया मिल रहा था, जो सपोर्ट मिल रहा था, उसका कोई ना कोई कनेक्शन कांट के फैकल्टी साइकोलॉजी से भी। परंतु प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति इस बिंदु पर कांट की व्याख्या करते हुए सर एक बहुत ही मौलिक रेक्टिफिकेशन करते हैं। यहाँ बहुत मतलब अवसर नहीं है कि वो कांट के फैकल्टी साइकोलॉजी में क्या मूर्ति साहब हस्तक्षेप करते हैं, क्या रेक्टिफिकेशन करते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में केवल हम इतना बताना चाहेंगे कि कांट की व्याख्या में मौलिक परिष्कार करते हुए प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति ज्ञान, इच्छा और भावना को चेतना अथवा विषयी, सब्जेक्ट, विषयी का मतलब सब्जेक्ट की विषयोन्मुख, विषय की ओर मतलब एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, विषय की विषयोन्मुख त्रिविध अभिवृत्ति के रूप में वो पहचानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन है संजय। आप क्योंकि इंडियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कांट पर काम कर रहे हैं, तो आपको इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना चाहिए कि मूर्ति साहब ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन किया है कांट के फैकल्टी साइकोलॉजी में। और इस परिष्कार के पीछे टीआरबी मूर्ति की दृष्टि यह थी कि विषय और विषयी भाव का जो द्वैत है वही दुनिया को समझने के लिए आधारभूत ज्ञान मीमांसीय मतलब आधारभूत ज्ञान मीमांसीय संबंध भी है, और यह एक ज्ञान मीमांसीय आधार भी देता है, विषय और विषयी का द्वैत। और इस विषय और विषयी के संबंध को आधारभूत मान के इसे तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर व्यावर्तक तरीके से समझा जाता है। मतलब सब्जेक्ट, एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट को तीन एक्सक्लूसिव फॉर्म में समझा जा सकता है। इसका पहला प्रकार है चेतना का ज्ञानात्मक प्रारूप, नोइंग एटीट्यूड। और इस प्रारूप में विषयी का कार्य जो ऑब्जेक्ट गिवन है, जो प्रदत्त विषय है, उसको यथावत प्रकाशित कर देना मात्र होता है। ये फर्स्ट फॉर्म है एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। वो विषय को प्रकाशित करते हुए विषय अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ता नहीं, वो जैसा है उसको प्रकाशित कर देता है। इसका दूसरा प्रारूप बहुत सरल तरीके से यदि हम आपको समझाना चाहें तो इस दूसरा प्रारूप इच्छात्मक प्रारूप है, विलिंग एटीट्यूड। और विलिंग एटीट्यूड में विषयी अपने अंदर ही अपने कंटेंट का निर्माण करती है। इसलिए यहां जो कॉन्शसनेस है वो बाय नेचर क्रिएटिव है, वो अपने अंदर ही अपना कंटेंट निर्मित करती है। वो केवल न्यूट्रल ल्यूमिनेटर नहीं है, टॉर्च की तरह केवल किसी चीज को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वो बाय नेचर क्रिएटिव है वो, और अपने अंदर वो कंटेंट, अपना कंटेंट खुद निर्मित करती है। और इस एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट का जो तीसरा प्रारूप है, जिसको केसी भट्टाचार्य ने फीलिंग कहा है, उसमें विषय और विषयी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते। नोइंग मॉडल में विषय जो था वो डोमिनेटिंग स्टेटस में है, विलिंग मॉडल में जो विषयी है, सब्जेक्ट है, वो डोमिनेटिंग स्टेटस में है।
लेकिन फीलिंग मॉडल में विषय और विषयी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते बल्कि तुल्य भाव में रहते हैं। जैसे समान बल वाले दो पहलवान विपरीत दिशाओं में एक रस्सी को खींचे तो कोई भी गिरेगा नहीं, लगेगा कि मतलब दोनों समान बल से तो रस्सी स्थिर दिखाई पड़ेगा। तो विषयी और विषयी एक दूसरे के सम्मुख एकदम तुल्य बल में होते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते। ये दोनों की एक प्रकार की युगनध जैसी स्थिति होती है। और ये विषयी की विषयोन्मुख ये तीन प्रकार की जो अभिवृत्तियों का विश्लेषण को जब हम तार्किक परिणति तक पहुंचाते हैं तो उनका कल्मिनेशन हमें तीन प्रकार के अलग अलग अद्वैतवादी दर्शनों में होता है। तीन अलग अलग प्रकार के अद्वैतवादी दर्शनों में। और के प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य, प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति और प्रोफेसर ए.के. चटर्जी ने इन तीनों को अद्वैतवाद का फाइनली ज्ञानात्मक प्रारूप, इच्छात्मक प्रारूप और भावनात्मक प्रारूप कहा है। इच्छात्मक प्रारूप के लिए कभी कभी हिंदी में संकल्पात्मक प्रारूप भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां विशेष रूप से ध्यान रखने की चीज ये है कि विषयी की विषयोन्मुख ये तीनों अभिवृत्तियां जो है, जो तीनों एटीट्यूड है, वो आनुभविक धरातल पर हमारे इंपीरिकल लाइफ में अपनी प्यूरिटी में नहीं प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारा इंपीरिकल लाइफ जो है तो बहुत उलझा हुआ रहता है। ये तीनों प्रकार के प्रारूप हमारे इंपीरिकल एक्सपीरियंस में उलझे रहते हैं आपस में, और इन्हीं के घाल मेल से कंफ्यूजन यानी भ्रम का प्रवर्तन होता है। देखिए इस मेथोडोलॉजी से टीआरबी मूर्ति, केसी भट्टाचार्य टीआरबी मूर्ति मतलब एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इल्यूजन को भी दिखा रहे हैं। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इल्यूजन को भी जो और ये इल्यूजन जो है वो वास्तव में अज्ञान का कार्य है। और अज्ञान जब निवृत्त होता है तो ये तीनों अभिवृत्तियां नोइंग, विलिंग एंड फीलिंग अपने मोस्ट एक्सक्लूसिव और ईच इंडिविजुअलिटी में ये प्रकट होती हैं। और उनकी यही जो निजता है वो उन अभिवृत्तियों का, एटीट्यूड्स का एब्सोल्यूट होता है। प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य से आरंभ हुए ये जो मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब 20th सेंचुरी का जो रिकंस्ट्रक्शन है कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी में, मुझे तो लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकंस्ट्रक्शन है। क्योंकि डैनियल से मेरी बात हो रही थी तो मैं तो इसको केवल अद्वैतवादी दर्शनों को समझने में इस अप्रोच का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन डैनियल का मानना है कि ये समस्त दर्शनों को समझने में भी इस मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। मेरी समझ अभी वहां तक विकसित नहीं हुई है। मैं अभी इसको केवल एब्सोल्यूटिस्टिक फिलॉसफी को समझने में ही इस मॉडल को मैं प्रयास किया हूं। और ये जो पहल प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य के द्वारा हुआ, फिर उसको टीआरबी मूर्ति ने आगे बढ़ाया, इसमें प्रोफेसर ए.के. चटर्जी का जो विशेष योगदान है वो यह कि उन्होंने अद्वैतवादी दर्शनों के इन त्रिविध मौलिक विकल्पों को भारतीय परंपरा के अद्वैतवादी दर्शनों पर लागू करते हुए दिखाया कि कौन अद्वैतवादी दर्शन किस किस विकल्प के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये बड़ी 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 काम है। और उन्होंने अद्वैत वेदांत, योगाचार विज्ञानवाद और वेदांत के चैतन्य संप्रदाय को अद्वैत वेदांत, योगाचार विज्ञानवाद और वेदांत के चैतन्य संप्रदाय, जिसे अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है। तो प्रोफेसर ए.के. चटर्जी ने ये बताया कि भगवत्पाद आचार्य शंकर का जो वेदांत है वो वास्तव में नोइंग मॉडल ऑफ अद्वैत का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। कैसे है वो, कैसे इस बात को दिखाएं, इसके लिए विस्तार से हमें
अद्वैत वेदांत को सर रिविजिट करना पड़ेगा कि हम सफलतापूर्वक दिखा सकें कि हाउ द अद्वैत वेदांत ऑफ भगवत पाद आचार्य शंकर ट्रूली रिप्रेजेंट्स द नोइंग मॉडल ऑफ अद्वैत। मैं समझता हूं कि शायद समय इसके लिए मुझे यहां इजाजत नहीं देगा। व्हीलिंग मॉडल ऑफ अद्वैत के रिप्रेजेंटेटिव फिलॉसफी के रूप में प्रोफेसर ए.के. चटर्जी ने योगाचार विज्ञानवाद को रखा। योगाचार विज्ञानवाद को रखा और फीलिंग मॉडल, जिसमें विषय और विषयी एक दूसरे के सम्मुख तुल्य बल में होते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते हैं, इसको बहुत ही मौलिकता के साथ चटर्जी साहब ने अचिंत्य भेदाभेद में दिखाया सर, कि किस तरीके से राधा और कृष्ण की वो युगनध स्थिति है। राधा सब्जेक्ट है, कृष्ण ऑब्जेक्ट है, कृष्ण प्रेम स्वरूप है, लेकिन राधा उनकी परकीय शक्ति है जो उनसे बेतहाशा प्रेम करती है, क्योंकि प्रेम के लिए अदर होना जरूरी है। नार्सिस्ट लव में भी हमको एक अदरनेस की जरूरत पड़ती है। तो कृष्ण जो है, कृष्ण का मतलब होता है मतलब जिससे ज्यादा आकर्षक कोई नहीं है। इसीलिए कृष्ण को चित्त चोर कहा जाता है, क्योंकि हमारे चित्त को ही चुरा लेता है। तो चित्त को जो चुरा ले उससे ज्यादा आकर्षक कोई थोड़े हो सकता है। और वो रसराज है, प्रेम स्वरूप है। और राधा रानी जो है, जो सब्जेक्ट है, जो उनसे बेतहाशा प्रेम करते हैं, वो दोनों की युगनध स्थिति है। ये अचिंत्य भेदाभेद का आइडियल है, जिसमें विषय और विषयी दोनों तुल्य बल में होते हैं, अचिंत्य भेदाभेद। बाद में जब मैं इस डेवलपमेंट में अपनी गुरु परंपरा की बातों को आगे बढ़ाया, मुझे आगे बढ़ाने का अवसर मिला। उसमें चटर्जी साहब थे तो उनसे बातचीत होती थी, तो मैं जब उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो मैंने चटर्जी साहब से पूछा कि सर आपने 3 रिप्रेजेंटेटिव तो बता दिया, लेकिन 3 रिप्रेजेंटेटिव के अतिरिक्त भी हम शब्दाद्वैतवाद को कहां रखेंगे, हम अभिनव गुप्त के स्वतंत्राद्वैत को कहां रखेंगे, हम वैष्णव वेदांत के जो संप्रदाय हैं वेदांत के, उनको हम कहां रखेंगे। तो ये तो मतलब अभी भी लगता है ये प्रश्न अधूरा है और इसको रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए। तो फिर मैंने चटर्जी साहब की मदद से मैंने नोइंग मॉडल में केवल और केवल अद्वैत को ही रखा। मुझे कोई दूसरा दर्शन नोइंग मॉडल में नहीं मिला। लेकिन व्हीलिंग मॉडल में योगाचार विज्ञानवाद के अतिरिक्त शब्दाद्वैतवाद और अभिनव गुप्त के स्वतंत्रता द्वैतवाद को भी हमने सफलतापूर्वक दिखाया कि ये भी नोइंग मॉडल के ही रिप्रेजेंटेटिव है। और टू सम एक्सटेंट वैष्णव वेदांतियों का भी समाहार हमने व्हीलिंग मॉडल में ही किया और अचिंत्य भेदाभेद को और थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि रूप गोस्वामी के ग्रंथों के आधार पर कैसे उनका जो ईश्वर है, जो उनका ब्रह्म है, उसकी जो हलादनी शक्ति होती है, स्वरूप शक्ति होती है, उससे कैसे वह ईश्वर ही अपनी परकीय विग्रह के रूप में तैयार करता है और कैसे वो एब्सोल्यूट जो है वो एक राधा और कृष्ण की युगनध स्थिति होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया। अगर समय होता तो इन सारे दर्शनों को कैसे इस मॉडल को ध्यान में रखकर उसको रिविजिट किया जा सकता है, मैं सफलतापूर्वक दिखाने का जरूर प्रयास करता, लेकिन इतना समय नहीं है। फिर कभी अवसर मिलेगा तो अगर आप लोगों के मन में ये कौतूहल और जिज्ञासा अगर बनी रहेगी विद्यार्थियों के मन में, तो आनंद जी फिर कभी अवसर देंगे तो हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। और अब अद्वैतवादी दर्शनों का प्रस्थान मूलक वैशिष्ट्य आपने बहुत
गहन दृष्टि से इस पर मैं तो कहूंगी कि सूत्रात्मक रूप में हमें कुछ प्राप्त हो सका। शायद आगे अवसर मिले और विशद सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, क्योंकि पेपर मुझे लगता है कि 20-25 पेज का बना था और हम थोड़ा ही सुन सके हैं। जिज्ञासा जगी है कि आगे फिर क्रम से इसका हम पुनः श्रवण करेंगे। तो अब विलंब न करते हुए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी कार्यक्रम की श्रृंखला इंगित कर रही है कि इसको हम समापन की तरफ ले जाएं, तो मैं आग्रह करूंगी और अनुमति चाहूंगी, यदि आप अनुमति देंगे, ओनली देन सर आई विल रीड योर शॉर्ट सीवी, अदरवाइज नहीं टाइम है। बहुत धन्यवाद भैया, यहाँ से बहुत आराम कोई क्वेश्चन कोई हो तो एक क्वेश्चन, uh, इसका कोई प्रश्न हो। कृपया आए सर। आप धन्यवाद सर। अंबिका दत्त भैया हम लोगों के अग्रज ही नहीं है, मेरे शिक्षक भी हैं, और आज तक का मुझे नहीं लगता है कि एक भी, चाहे क्लास में रहा हो, पढ़ाया उन्होंने या कहीं भी, मैं चुका हूं उनसे कोई सवाल करने में। सिखाया भी उन्होंने दर्शन हमको। खैर ज्यादा लंबा न जाते हुए मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूँ। विशेषकर धनंजय सर और त्रिपाठी सर को के विचारों को समेटते हुए, उन्होंने भी जैसे पूर्व में जो बातें रखी कि हाथ से लिए स्वतंत्रता पूर्वक लिखे जा रहे हैं, तो प्राचीन काल में जैसे जो अविच्छिन्न परंपरा से ये जुड़े हुए लोग हैं, क्यों वही बार बार जा रहे हैं? क्या पाना चाहते हैं श्री भाष्य से, शारीरक भाष्य से? जबकि जैसा कि शर्मा सर ने दिखाया कि अभी पिछले 100 साल में कम से कम बहुत सी आधिकारिक भाष्य आए हैं, फिर भी वहीं पर क्यों ताक झांक हो रही है? शर्मा भैया से ये नोइंग, विलिंग और फीलिंग मॉडल में विचारों को दो पहलवानों के रूप में खड़ा करके जरा संघर्ष दिखाया। मैं जानना ये चाहता हूं, विषय विषयी का संघर्ष या द्वैत, पिछले 100 वर्षों के मॉडल में जो देखा उन्होंने, इस द्वैत और संघर्ष से क्या अद्वैत वेदांतकृत त्रिसत में से केवल व्यवहार सत्य की पुष्टि होती है, यानी कि व्यवहार में ही हम पारमार्थिक ज्ञान पा गए हैं, या इन कंपैरिजन टू अदर्स, या परमार्थ की ओर भी हमको ये भाष्य किसी प्रकार ले जाते हैं? परमार्थ सत्य जब हम हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी देखते हैं, तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूटिज्म को लेते हैं, चाहे वो नागार्जुन का हो या फिर कांट का हो या फिर शंकराचार्य का हो, सो देयर इज अ क्लियर कट नोशन कि स्केप्टिसिज्म या एग्नोस्टिसिज्म को हमको देखने को मिलता है। वो कहते हैं वी कैन नॉट कैच नियर बाय थॉट और एक्सप्रेशन और वर्ड्स। एक तो ये चीज कि एग्नोस्टिसिज्म और स्केप्टिसिज्म अवेलेबल रहता है जब हम एब्सोल्यूट फिलोसफी की बात करते हैं। तो क्या आपने मॉडल कराया नोइंग, विलिंग एंड फीलिंग, क्या में भी स्केप्टिसिज्म और एग्नोस्टिसिज्म है या क्लियर कट आंसर देता है? आप बताइए। विपिन पांडे जी का जो प्रश्न है कि विषय और विषयी का जो द्वैत है, जो संबंध है, जो हम अपनी ज्ञान मीमांसा में आधारभूत संबंध को मानकर चलते हैं कि विषय और विषयी के संबंध के ढांचे में ही हम इस पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन को का जो ये स्ट्रक्चर है, ये केवल अद्वैतवादियों के लिए ही नहीं है, ये तो जो रियलिस्टिक फिलॉसफी है उनकी एपिस्टेमोलॉजी में भी यही है। तो अब ये इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन को जो रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी है,
वो उसको कैसे ले जाते हैं और उसमें फिर वो भ्रम की व्याख्या कैसे करते हैं। तो विपिन जी, आप तो वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं, आप जानते हैं कि अन्यथा ख्यातिवाद, विपरीत ख्यातिवाद, सत ख्यातिवाद, अख्यातिवाद, तमाम प्रकार की रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इल्यूजन्स यहाँ इसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के को आधारभूत मान के खड़ा किया गया। लेकिन मुझे विपिन जी ऐसा लगता है कि नैयायिक और मीमांसक या रियलिस्टिक जो स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी है वो भ्रम की जैसी व्याख्या करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि उससे बेहतर व्याख्या न्यूरोसाइकोलॉजी और मॉडर्न साइकोलॉजी उसकी कर सकता है? अन्यथा ख्याति, विपरीत ख्याति, अख्याति, ये सब चीज की अच्छी व्याख्या कर सकता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इल्यूजन्स में दर्शन कहां है? भ्रमवाद को तो पहली बार दार्शनिक महत्व तो अद्वैतवादी परंपराओं के द्वारा दिया गया और इसका श्रेय भगवत्पाद आचार्य शंकर को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने उपोद्घात भाष्य में पहली बार भ्रम के तार्किक प्रारूपों को उन्होंने खोजा और उसमें उस समय तक भ्रम के जितने प्रचलित सिद्धांतों थे उसको उसमें रिड्यूस करके दिखाया और अन्य से अन्य धर्मावभासताम को सामान्य लक्षण बना के भ्रम जैसी निंदनीय चीज को एक जीवन दृष्टि बना दिया। तो भ्रम को तो सबसे पहले दुनिया में दार्शनिक महत्व तो भगवत्पाद आचार्य शंकर ने दिया और उससे पहले भी अगर आप देखें तो इसके रूट्स आपको योगाचार विज्ञानवाद में और माध्यमिक शून्यवाद में भी मिलेगा। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन बातों को, जिस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन को आधारभूत मान के टीआरबी मूर्ति तीन प्रकार के अल्टरनेटिव फॉर्म्स की सफलतापूर्वक व्याख्या कर रहे हैं, इसका आरंभ तो धनंजय जी वो पंक्ति बोल दीजिए आप, यस्मत उसमत प्रत्ययो, बोलिए बोलिए ना धनंजय जी, बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो विषयी का द्वैत है, यही से तो शंकराचार्य अपने विश्लेषण को शुरू करते हैं। ये भूल क्यों जाते हैं? तो विषयी संबंध को जो उन्होंने कांट के फैकल्टी साइकोलॉजी में ट्रिपाटाइट डिवीजन ऑफ माइंड को उन्होंने इंडियन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जो उन्होंने इसको आधारभूत बनाया और तीन प्रकार के अल्टरनेटिव स्टैंड पॉइंट को खड़ा किया, इस पर तो हम लोगों को गर्व करना चाहिए। और आप तो नैयायिक वैशेषिक दार्शनिक हैं, इस प्रश्न पर सोचिएगा कि क्या वस्तुवादी भ्रम सिद्धांत मतलब भ्रम का कोई दर्शन प्रस्तुत कर पाते हैं? क्या उससे बेहतर व्याख्या मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरो साइकोलॉजी कर सकता है भ्रम की? अच्छा, उनका राजन सर इस विभाग के पढ़े लिखे बहुत होनहार विद्यार्थी हैं सर। अच्छा, और यहाँ से पीएचडी करने के बाद अभी एक सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में भुवनेश्वर में चले गए। बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। वो जो पूछे जो, हाँ, उनका नाम राजन है। राजन, उन्होंने वो ग्रीक फिलॉसफी पर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है सर। पता नहीं उनकी किताब कब तक पब्लिश्ड होगी, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आनंद जी के अंडर में ही उन्होंने पीएचडी किया है। तो ग्रीक ट्रेडिशन का जो स्केप्टिसिज्म है, तो उनकी जो फिलॉसफिकल ग्राउंडिंग है वो स्केप्टिसिज्म में है। तो राजन जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन के लॉजिकल एनालिसिस के द्वारा जब तीन अल्टरनेटिव रास्ते से तीन प्रकार के एब्सोल्यूट की ओर हम बढ़ते हैं, तो उस एनालिसिस में स्केप्टिक चैलेंजेज आते हैं। जैसे मैं आपको एक स्केप्टिक चैलेंजेज बताऊं, भगवत्पाद आचार्य शंकर को नोइंग मॉडल ऑफ अद्वैत बताने के लिए जो हमें टू द पॉइंट रेफरेंस मिलता है वो ये मिलता है कि ज्ञानम तु वस्तु तंत्रम न पुरुष तंत्रम न चोदना तंत्रम। तो ज्ञान जब वस्तु तंत्र होता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है, नॉलेज के सेंटर में ऑब्जेक्ट आता है।
तब प्रश्न उठेगा कि अगर ऑब्जेक्ट स्केप्टिक चैलेंजेज आएगा कि यदि ऑब्जेक्ट सेंटर में है तो ऑब्जेक्ट को क्या पड़ा है कि वो अपने को छिपा ले, तो सारा जो नॉलेज होगा वो प्रमा हो जाएगा, तब कोई भ्रम की कोई संभावना ही नहीं बनेगी। नो स्कोप फॉर इल्यूजन, ये स्केप्टिक चैलेंजेज आएगा। अब इस स्केप्टिक चैलेंजेज को अद्वैत वेदांत की दृष्टि से कैसे हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और रिस्पॉन्ड करने के बाद भ्रम के सिचुएशन की अद्वैत वेदांत कैसे उसकी व्याख्या करता है, उसको दिखाते हुए लास्ट में फिर एग्नोस्टिसिज्म का प्रश्न आएगा कि सत्ता की जो अज्ञात अवस्था है उसको अद्वैत वेदांत कैसे एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि सत्ता जो है वो स्वे महिमने प्रतिष्ठित है। क्योंकि जानने की संपूर्ण क्रिया जो है अद्वैत वेदांत में वो मिथ्याकरण की क्रिया है। राजन, इस बात का ध्यान देना कि जानने की संपूर्ण क्रिया जो है वो क्या है, मिथ्याकरण की प्रक्रिया है। इसीलिए दृश्यत्वान मिथ्यात्व है। ये जगत मिथ्या है, क्यों? क्योंकि दृश्य है। और वैशेषिक आचार्य के रूप में ये विपिन क्या कहेंगे कि यह जगत सत्य है क्योंकि यह दृश्य है। ये दोनों केवलान्वयी स्थितियां हैं। तो ये अद्वैत वेदांत की ये ब्यूटी है कि वो स्केप्टिक चैलेंजेस को भी रिस्पॉन्ड करता है और एग्नोस्टिसिज्म के चैलेंजेस को भी वो रिस्पॉन्ड करता है। और सत्ता की अज्ञात अवस्था में साक्षी चेतना की अवधारणा को लेकर कि साक्षी के लिए तो ज्ञात और अज्ञात दोनों स्थितियां प्रकाशित होती हैं, वो साक्षी भाष्य होती हैं। तो इससे सत्ता की अज्ञात अवस्था और उपनिषद के वाक्य से उसे जोड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा कि विज्ञाता रम अरे केन बीजानीयात, विज्ञाता रम अरे केन बीजानीयात, एनेदम सर्व बीजानाति तं केन बीजानीयात। इसको फिलोसफिकली हम ट्रांसलेट करें प्रोफेसर ए के चटर्जी की भाषा में, तो प्रोफेसर ए के चटर्जी का स्टेटमेंट है इसकी व्याख्या करते हुए कि यूनिवर्सल नोवेबिलिटी at least presupposes one thing which is unknowable। ये विपिन जी बहुत बड़ा ऑनस्लॉट है आप वस्तुवादियों पर, जो आप कहते हैं ना कि अभिधेयत्वम ज्ञेयत्वम पदार्थत्वम, इसका डंका बजाते हैं। तो उपनिषद में एनेदम सर्व बीजानाति तं केन बीजानीयात, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसे कैसे जाना जाए। तो वहां जानने का मतलब विषयी के द्वारा घटपट के रूप में वहां जानना नहीं है, वहां मोड ऑफ नोइंग ही बदल जाता है। और उस मोड ऑफ नोइंग का संकेत हमें मिलता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। टू नो मीन्स टू बी, जानने का मतलब वही हो जाना है। और यहां देखिए नोइंग मॉडल का अद्वैत जो है वो वेदांत के जो 4 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म और तत्त्वमसि, ये चारों को कैसे वो अपने में समेट लेता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए एग्नोस्टिसिज्म का जो स्केप्टिक चैलेंजेज है कि यूनिवर्सल नोएबिलिटी एटलीस्ट प्रीसपोजेज वन थिंग विच इज अननोएबल। यही स्वे महिमने प्रतिष्ठित, ये सत्ता का लक्षण है। सचमुच आचार्य, आपको सुनना हमेशा से बहुत ही सुखद और रोचक अनुभव रहता है।